बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का 2017 वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आर ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स 25 लाइट्स हैं। ठीक है, डेकोरेटिव यानी डेकोर करने के लिए लाई गई हैं, उनको हमने सीरीज़ में किया है। देखो ये बड़े बड़े सवाल ना दिमाग नहीं खाया करो अपना, ऊपर सारी कहानी होती है। 25 लाइटें सीरीज़ में कनेक्ट किया है। फिर क्या हुआ कि हमने स्विच ऑन किया, जब स्विच ऑन किया काम नहीं किया उसने। द ऑनर यूज़ अ वॉट मीटर, उसने वॉट मीटर इस्तेमाल किया। जब वॉट मीटर इस्तेमाल किया, व्हेन द वॉट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द थर्ड बल्ब, जब थर्ड बल्ब पर हमने लगाया तो क्या हुआ कि हमें ज़ीरो रीडिंग ऑब्टेन हुई, जिसकी वजह से अब हमें बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ओनली फॉल्ट इन द सर्किट। ठीक है, यानी एक ऐसी वजह बताओ जो हमें लगे कि भाई ये अकेला रीज़न नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम का। तो जो आंसर है, द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द अदर बल्ब हैज़ ब्रोकन, यानी किसी दूसरे बल्ब का भी वो टूट सकता है। हाँ, तो ये तो एक ऐसा रीज़न हो गया कि भाई ये भी हो सकता है। थर्ड वाला नहीं चल रहा तो थर्ड वाले के तो तार तो समझो कटी गई है, लेकिन दूसरे बल्ब की भी, तो ये तो रीज़न ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक ऐसा रीज़न देना है जो कि हमें लगे कि ये सिर्फ उसका अकेले का रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ द थर्ड बल्ब हैज़ ब्रोकन। देखो ये आंसर बिल्कुल सही करेक्ट हो रहा है। वजह ये है कि हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वो जो रीडिंग है वो ज़ीरो इसलिए आ रही है क्योंकि थर्ड जो तीसरा बल्ब है ना उसका तार कट गया है। ठीक है, क्योंकि वो अटैच किस में, वो कनेक्टेड किस में, सीरीज़ में। ये रीज़न हो ही नहीं सकता अकेले, यानी सिर्फ ओनली रीज़न ये नहीं हो सकता क्योंकि कनेक्टेड है वो सीरीज़ में। और जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो आपको पता था कि भाई पीटीवी से याद रखना, वो वीडियो देख लेना कि पीटीवी से आपको याद रखना है कि वोल्टेज का जो मैंने पैरेलल में बताया था। बट ये वाला आंसर इस पर बिल्कुल फिट हो रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, चार्ज ऑफ +2 and -2 आर सिचुएटेड एट अ पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली इज शो बिलो X एंड मिडवे। इसमें मसला ये है कि दो चार्जेस रखी गई हैं और ऑपोजिट चार्जेस रखी गई हैं। क्या है? ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, सही है, क्या है? ऑपोजिट चार्जेस रखी गई हैं। अब वो ऑपोजिट चार्जेस के मिडवे में अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब एक्स के जगह पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने बताई है ना, दैट इज टूवर्ड्स क्यू। सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। अब मैं आपको इसका मैं आपको समझा देती हूँ, ये इतना आसान नहीं है, आसान है लेकिन बस जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। अब हमेशा मेरी बात याद रखना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है, जो भी है। इस चार्ज के अराउंड आपने एक दूसरा चार्ज आपने अंदर ला दिया। ठीक है, समझो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, आपने दूसरा चार्ज माइनस या आपने अलग दूसरा कोई माइनस या प्लस जो भी आप बोलो भाई, आपने एक दूसरा चार्ज अंदर ला दिया। ठीक है, एक चार्ज पड़ा हुआ था और आपने एक दूसरा चार्ज आपने अंदर ला दिया। तो अब क्या करेगा ये जो चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो इसको अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा। अट्रैक्ट यानी अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो अवे भेजेगा। ठीक है, इसी तरह ही होगा, इसी तरह ही कहानी होगी। तो जो इस चार्ज की ये जो अट्रैक्शन और जो वो हो रही है ना रिपल्जन, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि भाई इसने अब ना अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। वो अपने जो भी बनाई कि भाई इसने चार्ज को फेंका या अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमने एक और टर्म सुनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं आपको बताऊं जल्दी कि भाई एक बंदा एक प्रेजेंटेशन आपको टीचर ने बोला भाई फोटोसिंथेसिस पर प्रेजेंटेशन तैयार करो। आपने फोटोसिंथेसिस पर प्रेजेंटेशन तैयार की, फिर जो इसको प्रेजेंट करने आएगा ना स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरह की कहानी है कि फोटोसिंथेसिस आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये जो चार्ज है, मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि भाई एक चार्ज है और आप इसके अराउंड दूसरा चार्ज दे आए, तो ये चार्ज जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, यानी या तो अपनी तरफ खींचता है। अगर नेगेटिव चार्ज है जो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो हम इसे बोल देते हैं कि भाई इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये लाइन्स क्लियर हो गई ये बात? आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का समझ आ गया होगा। बहुत चीज़ें सेम ही है, लेकिन ये क्वांटिटी है उसकी और इससे ये रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन, अगर हम बोल लें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे जो कहानी है ना, हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, मैं इस पर पिक्चर दे दूंगी वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही है कि एक चार्ज है और वो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्शन कर रहा है, जो रिपेल कर रहा है, जो अट्रैक्शन कर रहा है, वो होती है हमेशा पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, ठीक है, इसलिए टूवर्ड्स क्यों है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारी सिचुएशंस में अलग अलग होती है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो ऑपोजिट चार्जेस पड़ी हुई है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि व्हेनेवर द ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड समवेयर और इन एनी फील्ड, the midway potential will be zero, ठीक है। अच्छा, अब तेरा क्वेश्चन है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत टाइम लग गया वैसे। अ फिक्स ऑफ मास गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज कॉम्प्रेस आफ्टर कॉम्प्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल। अच्छा, एक फिक्स मास गैस है थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में, उसको हमने कॉम्प्रेस किया, आफ्टर कॉम्प्रेशन क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था गैस का वो विल हैव। अब बताओ टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा। सो ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, चलो। अच्छा, तो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज राइजिंग सिंस डूइंग वर्क ऑन द गैस इज इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया। अब आपको पता है ना कि अगर आप एक फिक्स मास गैस है, इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है, अब उससे वो पास नहीं हो रही, यानी इंसुलेटेड है, ठीक है, लेकिन आपने उसको कंप्रेस कर दिया। जब आप उसे कंप्रेस कर लेते हो, यानी वो जो मॉलिक्यूल्स उस पर पड़े हुए हैं ना उस डब्बे में, उसको जब आपने कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस हो गए, ठीक है, वो भागना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे में घुसेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे में घुसेगा, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी का क्या है कि मूवमेंट आ गई ना मॉलिक्यूल्स में, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी राइज होगा। फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, कांस्टेंट प्रेशर ये है, फ्रॉम अ वॉल्यूम ये है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। पी डेल्टा वी फॉर्मूला ही लगेगा, चेंज इन वॉल्यूम हमने कर दिया है। 50 में से 25 निकालो, 25 ही बचेगा, और 10 - 3 आप कॉमन ले लो, ठीक है, एक कॉमन ले लो, ठीक है। अगर ये दोनों 10⁻⁴ डिफरेंट होते ना तो फिर आप माइनस करते इस तरह, भाई -3 अगर कोई -2 होता तो भाई आप बैठ के इसको माइनस करते, लेकिन आंसर क्या है भाई, दोनों सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, आपको प्रेशर क्या दिया था, किलो पास्कल दिया था, ठीक है, 20 किलो पास्कल, तो भाई किलो के बजाय आप 10⁻³ डाल दो, तो ये प्रेशर हो गया, ये आपका वॉल्यूम आंसर निकल आ गया। अब मेरी बात याद रखिएगा, जो जूल के यूनिट्स है ना, मैंने उसकी पिक्चर डाली है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब बच्चों को परेशानी क्या होगी भाई, किलो पास्कल में, यानी इसको पहले एटीएम में बदलो, फिर ये जूल में नहीं फिट होगा, यूनिट का मसला है, तो मैंने जूल्स के यूनिट दिए हैं। अब जूल्स ना किलो पास्कल में भी आ जाता है, ठीक है, जब आप जूल को खोलते हो ना तो उसमें यानी उसमें पास्कल, नॉट किलो पास्कल, पास्कल का यूनिट भी आ जाता है। Now come to the 15. In experiment, an object was placed on the principal axis of the convex lens 25 cm away from the lens. अच्छा, a real image times the size of the, अच्छा, ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद आई थिंक 20 सेंटीमीटर आप जब करोगे ना तो यही आंसर आएगा। An object with a constant mass rests on the horizontal surface whose coefficient of friction is 0.2. अच्छा, if horizontal force, so a person having a mass of sorry, इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दैट इज 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम एक्सर्ट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। भाई देखो, एक बंदा है, उसका मास कितना है 60 किलोग्राम, और उसने फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स उसने एक्सर्ट किया 200 न्यूटन का, पुशिंग इन अ 90 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ मीटर्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अगर मैं इस बंदे की तस्वीर बनाऊं तो भाई ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये बंदा है, ठीक है, ये 90 आई थिंक 60 किलोग्राम है, ठीक है, 60 किलोग्राम, और इसने फोर्स एक्सर्ट किया 200 न्यूटन का, 90 किलोग्राम। इसने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कितने फासले से तय किया है, 6 मीटर, यानी इसे 6 मीटर तक हिलाया है इस ऑब्जेक्ट को, इस 90 किलोग्राम वाले बंदे ने, और फोर्स कितना लगाया है 200 न्यूटन का, ठीक है। इस तरह की कहानी बन रही है। तो भाई हमें वेट बताना है ऑफ दिस पर्सन, तो वेट का फॉर्मूला mg है, आप 60 × 10 9.8 करोगे 588 आएगा, 588 के करीब आपके 600 आंसर आएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पर जाते हैं. इफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस हैविंग अ प्रेशर ऑफ दिस. अच्छा, यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा P1 एंड V1 एंड P2 एंड V2. जब हम इसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक मैंने सॉल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है. तो इसमें आप P1 V1 एंड P2 एंड V2 का फॉर्मूला लगोगे, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब आए. अगला सवाल है 2 फ्रिंज फिक्स, 2 स्प्रिंग्स है, उसको फिक्स कर दिया है एक एंड से, ठीक है, एंड आर स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. यानी अगर मैं आपको तस्वीर बना के दूं इसकी, तो कुछ इस तरह बनेगी कि दो स्प्रिंग्स है, ठीक है, एक एंड से अटैच है, ठीक है, फिक्स है. अब क्या हुआ, एक को 5 सेंटीमीटर और एक को समझो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक को 5 सेंटीमीटर और दूसरे को, सही है, 10 सेंटीमीटर दूर किया है. अब इससे क्या हुआ कि जब 10 सेंटीमीटर दूर किया, उसके बाद व्हेन मास 0.5 kg एंड 1 kg आर सस्पेंड एट दियर लोअर एंड्स, एक को 0.5 और एक को 1 kg मास सस्पेंड है, ठीक है. उसके बाद when displaced slightly from their mean position and release they will oscillate with time period. अच्छा, अगर अब हम इसे यहाँ से रिलीज करें, ठीक है, और फिर उसे छोड़े, तो ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड बताओ. अब वो टाइम पीरियड आपको रेशो में बताना है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है. अब आप सारी चीज़ें छोड़ो, आप सिर्फ टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन मालूम करो. टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, T1n अपॉन T2 L1 अपॉन L2, और अंडर रूट है तो अंडर रूट डाल दिया. 5 1 5 5 2 10, 1 का अंडर रूट 1 ही, और 2 का अंडर रूट अगर इन्होंने और स्पेसिफाई नहीं किया है तो बस आंसर आपका ये आ रहा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. A unit of induction is said to exert at a point where force per unit charge experienced by a positive test charge moving with a velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field is 1 Newton. अच्छा, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दी है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड की. अब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ये आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सही है. अब आपको यहाँ से, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इज सेड टू एक्सर्ट एट अ पॉइंट वेयर द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग विद अ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन 1 न्यूटन, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं. अ डैश इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अल्फा पार्टिकल के साथ. तो अब हमें बताना है कि भाई इट्स मास, अच्छा प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि इसका मास 1/4 है, चार्ज इज 1.5 ऑफ द अल्फा पार्टिकल. यानी ये जो पार्टिकल है ना, इसका मास अल्फा पार्टिकल के 1/4 के बराबर है, इसका चार्ज अल्फा पार्टिकल के 1.5 एंड इट इज स्मॉलर इन साइज. और ये जो पार्टिकल है ये स्मॉलर इन साइज है और लेस एनर्जी कैरी करता है एट द सेम वेलोसिटी, ठीक है. सो दैट इज प्रोटॉन, ओके. क्वेश्चन नंबर 22. Dash is defined as a sensation, the sound produced in the air of listener and clearly related to the frequency of sound. Frequency dash are both measured in hertz, thus greater the frequency and greater the lower the frequency. अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका किस चीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी एंड पिच की बात हो रही है, दोनों मेजर होते हैं हर्ट्स में, ठीक है. अब अगर ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ग्रेटर द आपका पिच भी होगा, एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच. लाइट कैन बी पोलराइज बाय 3 ऑफ देम. इन तीनों से लाइट पोलराइज हो जाती है. इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस. अच्छा, वो कन्वर्ज होगी एट द प्रिंसिपल फोकस पर. उसके बाद आता है इफ 2 साउंड वेव्स हैव द सेम वेवलेंथ इन द एयर एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट अदर प्रॉपर्टी मस्ट दे हैव इन द टेम्परेचर, व्हाट द अदर प्रॉपर्टी मस्ट दे हैव इन कॉमन, ठीक है. अच्छा, अगर सेम वेवलेंथ है एक 2 साउंड्स का और सेम टेम्परेचर है, तो अदर जो प्रॉपर्टी में सेम होनी चाहिए, दैट शुड बी सेम वेवलेंथ, दैट शुड बी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. बी इसका आंसर है. अब हम चलते हैं अगले आंसर की तरफ. क्वेश्चन नंबर 26. विच यूनिट एक्सप्रेस वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट इज वोल्ट. At the time of one vibration of a simple pendulum may be decreased by decreasing the length of the pendulum. Again वही चीज़ हो रही है, ठीक है. क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अगर टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो लेंथ भी डिक्रीज हो रही है. वाई? बिकॉज टाइम हैव्स डायरेक्ट रिलेशन विद द लेंथ.
The sum of all form of molecular energy in a thermodynamic system is internal energy. Definitions. Dash is also known as anti-electron, positron. When describing the isotopes of the same element, the most accurate statement is that they have same atomic number but different atomic mass. बहुत easy questions है वैसे ये. In nuclear reaction we have the conservation of mass, energy and momentum. Three of them. तीनों होते हैं, तीनों. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं the lightest element which exhibit radioactivity. अच्छा, lightest animal, that is tritium. Nucleus with an excess of neutron may decay radioactively with emission of electron. बहुत याद करने वाले क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाले हैं जो कि पढ़ के भी आ जाता है, किसी को समझ नहीं है. Which pair of include a vector quantity and scalar quantity respectively. ये बहुत आसान है. एक ऐसा पैर बताओ जिसपे वेक्टर क्वांटिटी भी और स्केलर क्वांटिटी भी हो. इफ अ बॉल वर्टिकली बॉल जो है वो वर्टिकली फॉल हो गया, वर्टिकली गिर गया, फिर ग्राउंड पर बाउंस हुआ, फिर आर बोथ फोर्सेस. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, अब आपको खुद पता होगा, हम कहीं ऊंची जगह पर हैं, वहाँ से हम बॉल फेंके तो ज़मीन पर लगेगा और बाउंस बैक करेगा. ठीक है, यहाँ तक कहानी सवाल में दी गई है. असली कहानी ये है कि भाई बताओ कि जब बॉल ज़मीन पर कांटेक्ट पर आया तो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही थी. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी है. बिकॉज द फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स दैट ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द बॉल. ठीक है, यानी अगर किसी ने न्यूटन के थर्ड लॉज पढ़े हो तो ये थर्ड वाला लॉ इस पर अप्लाई हो रहा है कि बोथ फोर्सेस. तो अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपने न्यूटन के फोर्सेस पढ़े हो तो न्यूटन यही बोलता था कि टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, टू फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट हैव द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, ऊपर से जो उस बच्चे ने फोर्स लगाई है, फेंका है बॉल को, और जो ज़मीन पर उसको नीचे से जो ग्रेविटी का फोर्स मिलेगा, ठीक है, जो फोर्स मिलेगा उसे, ठीक है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. उसके बाद है अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड. एक स्ट्रेट रोड है, उस पर गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. द रोड हैज़ मार्कर पोस्ट एवरी 100 मीटर. यानी जैसे वो गाड़ी 100 मीटर का फासला तय करती है, एक पोस्ट आ जाता है, एक मार्कर पोस्ट. फिर दोबारा जब 100 मीटर का सफ़र तय करती है, एक पोस्ट आ जाता है. व्हेन अ कार पासेस वन पोस्ट, एक पोस्ट से गुजरी तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड था, दूसरे से गुजरी तो 20 मीटर पर सेकंड, और हर पोस्ट का फासला क्या है? 100 मीटर. 100 मीटर. व्हाट इज द कार एक्सेलरेशन? यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे vf² माइनस vi². अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इससे हो जाएगा. ठीक है, आंसर आपको 1.5 एग्जैक्ट निकल आएगा. सॉल्व इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें. फिर अ सिंपल पेंडुलम अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस में. अच्छा, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, वहाँ पे यहाँ पर मैं एक पिक दूंगी, वो आप देख लीजिएगा. वैसे मुझे वो समझानी चाहिए. सवाल बोल रहा है कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, अगर ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रही है और एक्सपेंड आइसोथर्मली कर रही है, तो बात इसमें क्या याद रखने की है कि जो फ्लो ऑफ हीट है ना, दोनों में जो फ्लो ऑफ हीट होगा, पहले वाले में 0 in 1, एक्सपेंड एडियाबैटिकली में ये 0 होगा लेकिन पॉजिटिव फॉर द 2. अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने की, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सब समझ आ जाएगा कि एडियाबैटिकली अगर आप देखो तो हीट एक्सचेंज ऑलरेडी ही 0 है. तो अगर वो एक्सपेंड एडियाबैटिकली हो या कॉम्प्रेस एडियाबैटिकली हो, आपका हीट, अगर वो एक्सपेंड हो या कॉम्प्रेस हो एडियाबैटिकली, हीट एक्सचेंज 0 रहेगा. ठीक है, उसके बाद आप आइसोथर्मली आ जाओ. आइसोथर्मली अगर एक्सपेंड हो रहा है, आइसोथर्मली था, यस, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, तो आइसोथर्मली में एक चीज़ कांस्टेंट होती है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, लेकिन क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? क्यों आपका कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है. ठीक है, इसलिए पॉजिटिव था आपका क्यों. और आपको पता है ना, क्यों जब एक्सपेंड हो रहा होता है तो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, इसलिए इसमें पॉजिटिव आ रहा है. क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. With usual notation, the first of thermodynamics apply to the 1 mole of an ideal gas can be written as in a change of ideal gas which of the following. अच्छा देखो, बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं, which of the following would necessarily be 0, that is temperature. 4 particle independent.
4 particles independently move at the same speed in a direction of perpendicular to the same magnetic field. Which particle is deflected most? अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कम होता है क्योंकि मास कम है इसका, ठीक है। उसके बाद द लो द मास द हायर द डिफ्लेक्शन, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन को आपको आपको इस तरह समझना पड़ेगा, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज़ 5r/8, लेकिन इसको पहले समझने की करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ना, तस्वीर कुछ इस तरह है, ये वाली आपके सवाल में तस्वीर है, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप देखती चली जाइएगा। पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सीरीज़ में है ना, इसको मैं पहले सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास 2r आंसर आता है। अब मेरे याद रख लें, पिछली वीडियो में मैंने वोल्टेज की एक निमोनिक बताया था। अब रेजिस्टर्स का भी याद कर लो। आपको ABC आती है ना, QRST ABC आती है। अब ABC में हमने क्या पढ़ा है, QRST, यानी रेजिस्टर जब सीरीज में होते हैं ना तो ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं ना तो ठीक ठाक होते हैं, यानी ठीक ठाक का मतलब यानी रेसिप्रोकल में नहीं लेते हैं हम उसे, हम बस 1 + 2 कर लो, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह जब आपका RA सॉल्व हो गया, यानी ऊपर के जो 2 रेजिस्टर्स है उनसे क्या बन गया, RA। अब उसके बाद हम RA और R3 को लेंगे, ठीक है। R3 को सॉल्व करते हैं तो RA हमारे पास 1/2R, R3 1/R, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3/2R, ठीक है। फिर उसको उल्टा किया तो यहाँ पे 1/R था ना, तो 2R/3 आ गया। आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि भाई RA और R3 को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये पिक्चर अब बन जाएगी कुछ इस तरह। अब हम R4 और RB को करेंगे। RB का आंसर ये निकला था, R4 को हम R ही लेंगे क्योंकि सवाल जब इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह की वैल्यू बनती है, ठीक है। LCM लेते हैं ना तो इस तरह बन जाता है, ठीक है। फिर 2 और 3 को जमा करो 5 4, और नीचे का 3 के 3 अपनी जगह पे। तो ये वाली जो इमेज थी, इन दोनों को हमने सॉल्व करके ये इमेज बन गया, ये बन गया RC, ठीक है। अब हम RC और R5 को करेंगे। RC और R5 पैरेलल में है, यानी ठीक ठाक नहीं है, तब इसे उनको रेसिप्रोकल लेंगे। 3/5R लिया है हमने, ठीक है। 3/5R 1/R, जब उसका हमने भाई वो लिया ना LCM, इन दोनों को जब LCM किया तो ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। RR को काट दिया, 8/5R, ये हमें 1/R में था। जब हमने 1/R को R के यानी रेसिप्रोकल को चेंज किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आए। मैं दोबारा से दिखाती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल्स, एंड आपके दोस्तों को आपको बताइए जो सॉल्व कर रहे हैं, ताकि ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े। अल्लाह हाफ़िज़।